हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, माई सेल्फ प्रभुनारायण पटेल, बीकॉम एमकॉम पास आउट फ्रॉम बीएचयू। दोस्तों, आज से हम लोग बीएचयू बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस का जो अकाउंटिंग टॉपिक है उसको मैं स्टार्टिंग से क्लास 11 12th और बीकॉम तक, मतलब जो बीकॉम एमकॉम के लिए होगा दोनों मैं बोल दूंगा, और जो ओनली एमकॉम के लिए होगा वो भी टॉपिक बोल दिया करूंगा, और जो ओनली वो बीकॉम के लिए होगा वो भी बता दिया करूंगा पहले से। और आई होप, हमको लगता है कि कल या परसों से हम आपको लाइव पढ़ाएंगे। तो अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करिएगा कि हाँ सर, हम लाइव पढ़ना चाहते हैं। तो कल से हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, मतलब मैटर ऐसे ही रहेगा। आपको एक तरफ से मैटर पढ़ाते चलेंगे, जैसे एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद 4-5 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, फिर एक टॉपिक पढ़ाएंगे, 4-5 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। अगर ऐसे आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बता दें कि हम लोगों का एंड्रॉइड ऐप कॉमर्स नेशन ऐप है। उस पर आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से जाके एंड्रॉइड ऐप को, कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसमें जो भी सारे फैसिलिटी उसको आप एंजॉय करिए। और हम लोगों का एक प्रीमियम टेस्ट सीरीज भी है, उसको परचेस कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और हम लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं डायरेक्टली वहां से। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 4-5 वीडियो हो चुके अकाउंटिंग स्टार्टिंग के, अकाउंटिंग होता क्या है, बुक कीपिंग, ये सब क्या होते हैं, सब बता दिया गया है। आज से हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी से। इसके बाद के सारे टॉपिक को मैं डेली बेसिस पे आपको कवर कराऊंगा। आप अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लाइव बता दीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी बता देंगे कि लाइव सर पढ़ाइए, तो हम लाइव आपके आके पढ़ा दिया करेंगे ए टू जेड टॉपिक को। तो आइए अपना टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए, कोई भी टॉपिक जानने से पहले हम थोड़ा सा उसका समरी बताया करेंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर पढ़ना क्या है, कि अकाउंटिंग पॉलिसी होते क्या है। तो आप सिंपल से समझ लेना, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि जो आपका प्रिंसिपल होते हैं, जो जो आपका प्रिंसिपल और प्लस प्रिंसिपल और मेथड, प्रिंसिपल और मेथड दोनों मिलके क्या बनते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी। प्रिंसिपल और मेथड मिलकर हमारा क्या बनता है, अकाउंटिंग पॉलिसी। सिंपल सी बात है, हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ की पॉलिसी सही नहीं है, या फिर यहाँ की पॉलिसी बहुत अच्छी, इस कंपनी की पॉलिसी अच्छी, यहाँ का पे की पॉलिसी अच्छी होती है, काम करने की पॉलिसी अच्छी होती है ना, ऐसे सुनने को मिलता है। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में जो कि होता है ना, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है आपका कि कोई भी कंपनी, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, टाटा है, तो उनका आप एनुअल रिपोर्ट उठा के देखोगे तो उनकी पॉलिसी लास्ट में लिखी होती है ना, कि डिप्रिसिएशन वो किस मेथड से चार्ज करेंगे, कौन सा और एंटिटी लगाए हुए हैं, कौन सा प्रिंसिपल लगाए हुए हैं, वो सारा कुछ उनका लास्ट में उनका होता है कि हाँ हमारे बिजनेस ऐसे चलते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है कि कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करती है, उसके बारे में जो बताता है उसको हम अकाउंटिंग पॉलिसी के नाम से जानते हैं। और जब कोई भी नया अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना होता है तो हम देखेंगे वो ट्रू एंड फेयर होगा, तभी कोई नया अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे, अदरवाइज जो मेरा चल रहा है पहले का वही चलता रहेगा। तो आइए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं होता क्या है। तो देखिए, लिखा हुआ है मीनिंग, आपको दिख रहा होगा मीनिंग। आपको कॉमर्स नेशन ऐप जब डाउनलोड करेंगे आप, और हम लोगों का प्रीमियम सर्विस आप ज्वाइन करेंगे, तो आपको ये स्टडी जो आपको पीडीएफ नोट दिख रहा है आपको मिल जाएगा। तो जब हम लाइव पढ़ाएंगे तो आपके सामने पीडीएफ नोट दिखता रहेगा और आप उसको पढ़ते रहेंगे। तो अगर आप जब ज्वाइन करेंगे तभी आपको पीडीएफ दिया जाएगा, और फ्री वाले में नहीं अवेलेबल है। तो देखिए मीनिंग में क्या है आपका, कि अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल adopted by enterprise in the preparation and presentation of the financial statement। क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड जिसको हम अप्लाई करते हैं कोई भी इंटरप्राइज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। द एरिया वेयर इन द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आर फ्रिक्वेंटली इन काउंटेड कैन बी गिवन फॉलो। कह रहा है कि कौन सा मतलब कि जो भी कोई भी कंपनी होगी तो कौन कौन से पॉलिसी उसके होते हैं। सिंपल सी बात होगा, पहला क्या होगा कि उसका डिप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या मेथड है, डिप्लेशन एमोर्टाइजेशन। अब डिप्रिसिएशन, डिप्लेशन और एमोर्टाइजेशन होता क्या है, तीनों एक ही काम करते हैं बट तीनों का नाम अलग अलग होता है।
जैसे मार्क्स तो एग्जाम तो सभी बच्चे देते हैं, मार्क्स सभी बच्चों को मिलते हैं, लेकिन जो मार्क्स पाते हैं उनको हम लोग कहते अलग अलग तरीके से हैं। बोलते हैं कि ये फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है। उसी तरीके से हम डिप्रिसिएशन जब टेंजिबल एसेट्स पे, जब टेंजिबल टेंजिबल एसेट्स पे कोई अमाउंट डिक्लाइन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। अब जो कोई वास्टिंग एसेट्स होता है, उस पे कोई वास्टिंग एसेट्स पे जो वैल्यू कम होता है उसको क्या बोलते हैं, डिप्लेशन बोलते हैं। और जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसके वैल्यू में कोई उसको राइट अप करते हैं या उसके वैल्यू में कमी आती है उसको क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। फिर सेकंड है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, फिर इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, ये सब होते हैं आपके पॉलिसी में पहले से बता दिया जाता है ना, कि मतलब कि कोई भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जब निकालोगे आप तो वहां पे लिखा रहता है कि उनकी कौन कौन सी पॉलिसी है। अब नेक्स्ट है आपका कि सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब कह रहे हैं कि कोई भी जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई भी नया अकाउंटिंग पॉलिसी अगर के हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या बेस होता है। सिंपल सी बात है, जैसे हम बीकॉम कर रहे हैं या फिर हम कॉम करना चाहते हैं या फिर बीकॉम करना चाहते हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो हमारा पर्पज होता है ना। उसी तरीके से जब हम कोई पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो यह पॉलिसी क्यों अडॉप्ट करते हैं और किस बेसिस पे करेंगे वो मेरा हमको पता होना चाहिए। तो पहला है आपका बेस होना चाहिए प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, आप नाम सुने होंगे कंजर्वेटिज्म। क्या नाम सुने होंगे, कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस का मतलब होता है कि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस की एंट्री तो करो बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की एंट्री मत करो। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रूडेंस बोलते हैं। तो कोई भी पॉलिसी होगा तो ऐसे होना चाहिए कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की एंट्री हम नहीं करते हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस की एंट्री कर लेते हैं। जैसे कि डिप्रिसिएशन चार्ज करना, बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करना, ये सब किसका है, प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से होता है, मतलब कंजर्वेटिज्म की वजह से होता है, जिसको हम रूढ़िवाद हिंदी में क्या बोलते हैं, रूढ़िवादिता की अवधारणा। सेकंड क्या है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो रियलिटी है उसको हम देखेंगे, लीगल फॉर्म को हम नहीं देखेंगे। हमेशा क्या चीज, जो रियल हमको दिखाई दे रहा है उसके बेस पर हम कोई पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, हम लीगल फॉर्म पे नहीं जाएंगे। जैसे आप हायर परचेज का नाम सुनते हैं, जो बीकॉम कर चुके हैं बच्चे, जो एमकॉम का प्रिपरेशन करते हैं उनको तो तुरंत समझ में आ जाएगा, बट जो बीकॉम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ हायर परचेज होता क्या है। हायर परचेज एक गुड्स बिकवाने का एक सिस्टम होता है जिसमें हम गुड्स को उधारी बेचते हैं। जैसे आपको किसी को उधारी बेचना होगा तो जिसको जान पहचान उसी को बेचेंगे, बट जिसको जान पहचान नहीं है बट आप चाहते हो कि हमारा गुड्स बिके, तो एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में होता क्या है, गुड्स को उधारी पर बेचा जाता है बट जो उसका ओनरशिप होता है सेलर के पास रिटर्न होता है। जैसे आप सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं कि आप किसी को बाइक दे रहे हैं तो बाइक आप उसको बेच देते हो बट बाइक का कागजात अपने पास रखे रहते हो, तो आप मालिक कौन रहेगा, जिसके पास कागज रहेगा बाइक का, जिसका नाम रहेगा कागज में, वही ओनर रहेगा। उसी तरीके से हायर परचेज सिस्टम ये होता है कि आप जो भी एसेट, जो भी गुड्स बेच देते हो किसी परचेजर को, तो वो गुड्स तो यूज करेगा, गुड्स का अधिकार तो उसके पास है, बट ओनरशिप किसके पास होगा, सेलर के पास होगा। सेलर ओनरशिप कब ट्रांसफर करता है, जब हायर परचेज अमाउंट का पूरा लास्ट पेमेंट करते हैं तब। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म में अब ध्यान रखना, जैसे मिस्टर ए है, कौन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए क्या है, सेलर है, और मिस्टर बी क्या है, परचेजर है। तो मिस्टर ए क्या करते हैं कि बी को 10,000 रुपए का गुड्स बेचते हैं, कितने का, 10,000 रुपए का। अब मिस्टर बी क्या करते हैं, इनको 2,000 रुपए देते हैं और धीरे धीरे करके 2-2 हजार का 5 बार में पेमेंट करते हैं। तो जब पांचवा बार पेमेंट करेंगे तब इनको ओनरशिप मिलेगा मिस्टर बी को, नहीं तो ओनरशिप ए के पास ही रिटर्न रहता है। तो अब दिखना अगर डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा उस एसेट्स पर तो मिस्टर बी के यहाँ चार्ज होगा, बिकॉज एसेट्स किसके यहाँ पर अवेलेबल है, मिस्टर बी के यहाँ है। ओनरशिप भले ही मिस्टर ए के पास है बट डिप्रिसिएशन कहाँ पर चार्ज होगा, मिस्टर बी के यहाँ, जिसके पास एसेट्स होगा। सेकंड क्या होगा, मैटिलिटी। मैटिलिटी मतलब होता है कि हम इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट को ही रिकॉर्ड करेंगे, अननेसेसरी बहुत सारे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको मटेरियल फैक्ट नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे अगर कोई कंपनी होती है तो वहां पर लिख बता दिया जाता है कि 500 से नीचे या फिर 5,000 से नीचे या 5 लाख से नीचे तक के, मतलब जैसे जिस प्रकार की कंपनी होगी उस हिसाब से मैटिलिटी डिसाइड होता है कि अगर 500 रुपए से नीचे का कोई भी हम खर्चा करते हैं उसको हम एक्सपेंसेस मानेंगे, एसेट्स को उसको मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, एसेट्स नहीं मानेंगे। तो ये बता रहा है कोई भी पॉलिसी अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म या मैटिलिटी को अगर फॉलो करेगा तभी उसको हम अडॉप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आ गया, एरिया इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आर पॉसिबल।
कह रहा है कि ऐसा कौन कौन सा एरिया है जहां पर हम अकाउंटिंग पॉलिसी को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो लिखा है द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द एरिया इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में बी अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बहुत सारे एरिया बता दिया है कि यहाँ यहाँ अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। जैसे अगर हम डिप्रिसिएशन कौन सा, जैसे होता है ना डिप्रिसिएशन बहुत सारे मेथड से चार्ज करते हैं हम, आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है कि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है कि यूनिटी मेथड है, किससे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है, कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है, कैसे हम डिसाइड करते हैं। मतलब ये कैसे डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन और ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी, जब हम कोई फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करते हैं तो आपका डे बाय डे उसका चेंज होता रहता है रेट, तो किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हमको कैसे करना है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करना है, रिटायरमेंट बेनिफिट, कोई मतलब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसके साथ उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि इस समय प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, फिक्स एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ये आपका अकाउंटिंग पॉलिसी का एरिया है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे तीन नाम दे देगा या कोई दूसरा नाम दे देगा और आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, या फिर चार ऑप्शन में एक दे दिया रहेगा, इसमें पूछेगा कौन सा आपका अकाउंटिंग पॉलिसी है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग पॉलिसी जो होता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। तो डिस्क्लोजर मतलब होता है दिखाना, डिस्क्लोज मतलब क्या होता है, शो करना, दिखाना, ठीक है। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब शो करना, कि हम अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे शो करेंगे। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। टू इंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज नेसेसरी दैट all significant accounting policy adopted in the preparation and presentation of the financial statement must be disclosed. Such a disclosure should form part of the financial statement. कह रहा है कि जो भी मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम क्या करेंगे, लोगों के सामने डिस्क्लोज करेंगे। तभी तो कोई भी कंपनी होती है उसका एनुअल रिपोर्ट में, उसके एनुअल रिपोर्ट में कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो किया जाता है, उसका डायरेक्टर बताता है कि हमारी कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। जैसे स्कूल कॉलेज का एनुअल फंक्शन जब होता है, जब बच्चों का फेयरवेल होता है, उस दिन प्रिंसिपल को भी 10-15 मिनट मिलता है समय बोलने के लिए, तो प्रिंसिपल साहब आते हैं, पूरे पिछले साल जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनका पूरा डेटा बताते हैं कि मेरे बच्चे गेम में कितना आगे गए, मेरे बच्चे का परसेंटेज कितना रहा, स्कूल कॉलेज कितना डेवलप किया, ऐसा पूरा जो डेटा प्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से कंपनी का डायरेक्टर भी अपनी कंपनी का डेटा लोगों के सामने प्रेजेंट करता है और न्यूज़पेपर में आते अपने एनुअल रिपोर्ट में उसको शो करते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी यही होता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कि हर एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करेगी। नेक्स्ट क्या है, इट वुड बी हेल्पफुल टू द रीडर। अब ये क्या होता है कि जो भी रीडर होते हैं उनको हेल्पफुल हो जाता है। सिंपल सी बात है कि जो भी जानना चाहेगा कि इस कंपनी का कितना इस बार प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उनके एनुअल रिपोर्ट में जो डेटा डिस्क्लोज हुआ है उससे हमको सब कुछ पता चल जाता है। वन प्लेस इंस्टेड ऑफ द बीइंग स्कैटर मतलब होता है जो बिखरा होता है ना, तो कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसमें सारा कुछ एक जगह पर मिल जाता है कि उसका स्टेटमेंट में क्या है, उसके शेड्यूल नोट सब कुछ जो अलग अलग होते हैं वो सारा एक प्लेस पर हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है, बताना पड़ता है। एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज द सिग्निफिकेंट इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज। द अमाउंट बाय द विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड आल्सो बी डिस्क्लोज। कह रहा है कि कोई भी अगर के चेंज होते हैं, कोई इफेक्ट होता है तो उसको भी हम डिस्क्लोज करेंगे। जैसे कि पिछले साल कोई आइटम नहीं था, फिर पिछले बार कोई इंसिडेंट्स नहीं हुए थे, इस बार हुए हैं, तो उसको भी हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक्सटेंट इट कैन बी कैलकुलेटेड, जितना हम अगर उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसको हम डिस्क्लोज करेंगे। वेयर सच अमाउंट इज नॉट असेंटेबल, अगर के जो चेंजेज हुए हैं उसका अमाउंट अगर हम नहीं असेंट कर सकते हैं तो उसके फैक्ट को हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर अमाउंट असर्टेन हो जाएगा, जितना अमाउंट तक असर्टेन होगा, तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है, अगर जो भी अफेक्ट हुआ है कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो उसका अमाउंट अगर के अफेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसको डिस्क्लोज करेंगे। अगर अमाउंट असर्टेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, फैक्ट को डिस्क्लोज किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इफ द चेंज इज मेड इन द अकाउंटिंग पॉलिसी व्हिच हैज नो मटेरियल इफेक्ट,
कह रहा है कि कोई अगर के चेंज होता है बट वो मटेरियल इफेक्ट नहीं करता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करेंट पीरियड बट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द मटेरियल इफेक्ट इन द लेटर पीरियड। कह रहा है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में वो इफेक्ट नहीं करता है, बट लेटर पीरियड मतलब 1 साल बाद या 2 साल बाद वो अफेक्ट करेगा। द फैक्ट सच चेंज शुड बी अप्रोप्रिएट डिस्क्लोज, तब उस फैक्ट को हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे कि यह चेंजेस 1-2 साल के बाद आ सकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कहोगे कि सर इतना पढ़ाई क्या नहीं समझ में आ रहा, तो आप सिंपल से समझो कि अगर कोई चेंजेस आते हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसके अमाउंट को। अगर उसका अमाउंट हम नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं तो जो उसका फैक्ट होगा उसको डिस्क्लोज करना होगा। अब नेक्स्ट क्या बता रहा है आपका कि पॉइंट टू बी रिमेंबर, all significant accounting policy used in the preparation and presentation of the financial statement should be disclosed। कह रहा है कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट बनाएंगे उसके जितने भी सारे पॉलिसीज होंगे उसको हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कि अगर हम डिप्रिसिएशन ऐसे चार्ज किए हैं, हम पेमेंट हमारा यहाँ इस बेसिस पे चलता है, पे स्केल इस बेसिस पे चलता है, सब सारा वहाँ पे डिस्क्लोज होता है। जैसी बात है जब हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो हमको एक चीज सारी चीजें बता दिया जाता है, आपको काम कितना करना है, आपको पेमेंट कितना मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट कैसे होगा, आपका प्रमोशन कैसे होगा, सब कुछ बता दिया जाता है। उसी तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी भी बताता है कि आप क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपका क्या पता चलता है, उसको सारा पॉलिसी को आप डिस्क्लोज करोगे कि आपके कंपनी का क्या रणनीति है, क्या पॉलिसी है। नॉर्मली इन वन प्लेस मतलब एक प्लेस पे एक एनुअल रिपोर्ट में आपको सारा कुछ प्रेजेंट करना होता है। एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज मटेरियल इफेक्ट करेंट पीरियड और द एक्सपेक्टेड टू द मटेरियल इफेक्ट लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज करा कि कोई भी अगर मटेरियल इफेक्ट होता है या तो करेंट पीरियड में या फ्यूचर में होने वाले हैं तो उसको भी हमको डिस्क्लोज करना होगा। इन केस ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज द मटेरियल इफेक्ट इन द करेंट पीरियड, अगर कह रहा है कि अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी का कोई मटेरियल इफेक्ट है जो करेंट करेंट पीरियड का है, the amount by which any item in the financial statement is affected should also be disclosed to the extent it can be calculated। कह रहा है कि जितने अमाउंट तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं उतने अमाउंट तक हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। अगर अमाउंट नहीं, वही जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है उसी का यह समरी है। अगर अमाउंट नहीं कैलकुलेट हो सकता है तो उसके हमको फैक्ट को इंडिकेट करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आपका मतलब CAG में शॉर्टकट में बता देता हूँ। कैग जो होता है ना, जो आपका गवर्नमेंट वाला वो कैग नहीं ना, ऑडिटिंग वाला नहीं है, यहाँ पर मैं शॉर्टकट बताता हूँ। तो C मतलब होता है कंसिस्टेंसी, A मतलब होता है एक्रूअल, G मतलब होगा गोइंग कंसर्न। मतलब आपका कोई बोलेगा कि अकाउंटिंग एजम्पशन कितने होते हैं, तो अकाउंटिंग एजम्पशन 3 होते हैं। कौन कौन? कंसिस्टेंसी, एक्रूअल और गोइंग कंसर्न। देखिए कोई चीज है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल आर फॉलोड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर कह रहा है कि जहाँ पे हम कंसिस्टेंसी, एक्रूअल और गोइंग कंसर्न, मतलब होता है गोइंग कंसर्न मतलब कि बिजनेस एक बार स्टेब्लिश किए तो हमेशा चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी मतलब कि कोई भी रूल्स या मेथड अप्लाई करेंगे तो ईयर बाय ईयर उसको हम कंसिस्टेंस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक्रूअल का मतलब होता है जो भी इनकम एक्सपेंसेस होगा हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो अब कह रहा है कि अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बट अगर कि हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजेंशन है, क्या होते हैं तीनों अकाउंटिंग एजेंशन बोले जाते हैं, अगर एजेंशन को नहीं फॉलो करते हैं तो हमको फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब ये हमने जो पढ़ा है अकाउंटिंग पॉलिसी, अब जो हमने अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ा इसका आपका पूरा इस समरी का एक आगे हम चल के 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा हमने जो पढ़ा वह सही है या फिर नहीं सही है। तो आइए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अगर आपके पास नोट्स है और आगे आप जाकर देख रहे हो आंसर इसका क्या है तो प्लीज ऐसा मत करो। आप क्या करो, मैं जहां पे दिखाऊंगा आपको जो भी आंसर, अगर कल आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में बोलना है सर आप अकाउंट सेक्शन को टोटल हम, क्योंकि अब आज से स्टार्ट कर दिए हैं, टोटल जब तक अकाउंट खत्म नहीं होगा तब तक हम डेली या फिर 1 दिन 2 दिन छोड़ के ऐसे करके हम पूरा आपका अकाउंट पूरा कवर करा देंगे एग्जाम से पहले टोटल। तो आप अगर कमेंट सेक्शन में बोलना है कि सर लाइव पढ़ाना है, या फिर यूट्यूब पे अरे जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे वो भी बताना व्हाट्सएप के मैसेज में ग्रुप में कि हाँ सर लाइव पढ़ाइए, तो हम लाइव पढ़ाएंगे। उसी समय आप लोग को भी PDF दे दिया जाएगा ये, और आप उसको देखते चलोगे और आप सारा टॉपिक आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। और हर एक टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन भी दिए रहेंगे और उससे क्या होगा उसका तुरंत प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड। कह रहा है कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज होता है
तो क्या जस्टिफाइड करते हैं, क्यों? तो लिखा है टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम फॉलो करेंगे। टू इंश्योर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। देखो सिंपल से क्या मतलब होता है इसका, कि अगर कहता है कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी अगर हम चेंज करते हैं कि हम इस बार से यह नियम लाएंगे, तो वह नियम क्यों ला रहे हैं, यह कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि वह नियम हम क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। तो नियम अडॉप्ट करने के पीछे क्या होगा कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। जो मेरा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होगा, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे, वो मोर अप्रोप्रिएट होगा। मोर अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होगा कि जो पहले दिख रहा था उससे बेटर होगा। टू कंप्लाई विथ लॉ, तब क्या होगा, ये तीनों जस्टिफाइड होगा, तभी आपका अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें आंसर आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री फॉर सेटा एंटरप्राइज स्टार्टेड that inventory are valued at the lower of the cost determined on weighted average basis or not realizable value, which accounting principle followed in the adopting the above policy। अब देखो इसमें आपका क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री ऑफ द सेटा एंटरप्राइज, कह रहा है कि एक सेटा एंटरप्राइज है, वह इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने का एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट डिटरमाइंड ऑन वेटेड एवरेज बेसिस और नॉट रियलाइजेबल वैल्यू। अब कह रहा है कि जो आपका वेटेड एवरेज प्राइस होगा उससे जो लोअर कॉस्ट होगा उस पर हम वैल्यूएट करेंगे। तो अब कह रहा है कि इसमें किसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी है प्रिंसिपल है उसमें से हम किसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मेटिलिटी है नहीं, प्रूडेंस सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तो इसमें हम किसको करेंगे, आपका इसका आंसर होगा प्रूडेंस। मतलब प्रूडेंस क्या होगा कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस की एंट्री करो बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की एंट्री मत करो। तो अब इसमें बोला है कि वेटेड एवरेज बेसिस पे करते हैं, मतलब जो हाई प्राइस होगा उस पर करते हैं। इससे होगा क्या आपका कि खर्चे ज्यादा दिखेंगे, खर्चे जब ज्यादा दिखेंगे हमारे प्रॉफिट कम दिखते हैं। यही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपका बताता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप पे आप कमेंट करना कि सर आपने यह टॉपिक बताया था तो इसमें यह हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आता। तो चलो एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री सेटा एंटरप्राइज स्टार्टेड दैट इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट डिटरमाइंड ऑन वेटेड एवरेज बेसिस और नॉट रियलाइजेबल वैल्यू। कह रहा है कि जो हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे वो क्या होगा कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट होगा या फिर रिलायजेबल वैल्यू उसका होगा, मतलब जो रिलायजेबल वैल्यू नहीं होगा उस अमाउंट पे हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसको हम फॉलो कर रहे हैं, प्रूडेंस को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका द एरिया वेयर इन द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी अडॉप्टेड। हमने ऊपर बताया था ना कौन कौन से एरिया है, मतलब ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हम अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन का था, इन्वेंट्री का था भी, इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव होगा। नेक्स्ट क्या है आपका कि सिलेक्शन ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन में। अब कह रहा है कि हम कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी अगर अडॉप्ट करते हैं तो वह इनएप्रोप्रिएट है, मतलब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं एप्रोप्रिएट नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है, मतलब वह सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है। मतलब जो हम अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं वो सही नहीं है। उससे होगा क्या कि ओवर स्टेट द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल सी बातें होगा कि मतलब कहने मतलब यह है कि हम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं वह सही नहीं है, उसको हम अडॉप्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, ओवर स्टेट। ओवर स्टेट मतलब कि जो मेरा परफॉर्मेंस होगा या तो हो सकता है ज्यादा या तो हो सकता है कम दिखे, एग्जैक्ट नहीं दिखेगा। तो ये सही है आपका। ओवर एंड अंडर एंड ओवर स्टेट होगा, दोनों ये भी सही है। ओवर स्टेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी, ये भी सही है आपका। अंडर स्टेट फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस एंटिटी, ये भी सही है। तो इसमें देखो चारों ऑप्शन सही है, बट इसमें से सबसे बेटर ऑप्शन आपका कौन सा है, बी, क्योंकि इसमें दोनों बता दिए, अंडर एंड ओवर दोनों। देखो इसका मतलब यह है जो हम अकाउंटिंग पॉलिसी नया कोई रूल चेंज कर रहे हैं वह इनअप्रोप्रिएट है, सही नहीं है। तो इससे होगा क्या कि मेरा जो डेटा रिप्रेजेंट होगा या तो वह ज्यादा आ जाएगा या तो कम आएगा। नेक्स्ट क्या आपका, अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग, कर रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी किस, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी, मैंने बताया था ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल और मेथड दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी होगा। तो पहला है प्रिंसिपल तो आता ही है, दूसरा मेथड भी होता है, तीसरा बोला है बोथ ए एंड बी, तो आंसर आपका क्या होगा, सी सही होगा। तो ये आपका था अकाउंटिंग पॉलिसी पे, मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी टॉपिक भी बताया और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो भी बता दिया।
अगर इन केस आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है या फिर आपने जो क्वेश्चन हमने करवाया उसमें कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में नहीं, आप व्हाट्सएप पे पूछना, क्योंकि कुछ दिन बाद हम लोग वीडियो पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो आप लोग कोशिश क्या करिए कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले और वहां से आप क्वेश्चन को पूछा करिए। व्हाट्सएप अगर नहीं समझ में आता आपको तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, उससे आप सीधे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट। थोड़ा पानी पी रहे थे बच्चों। तो यह टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए, यह टॉपिक से पहले हम बताए थे ना कि कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें थोड़ा समरी बताएंगे, पढ़ेंगे कैसे के अंदर। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि हम कैसे वैल्यू करते हैं, मतलब सिंपल सी बात है कि हम जो भी अकाउंटिंग डेटा को रिकॉर्ड करते हैं उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है या फिर कैसे एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना, कैसे हम कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो वैल्यूएशन प्रिंसिपल आपके पास है, 4 है। यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम आपको ऐसे बता देते हैं। तो इसके 4 है वैल्यूएशन प्रिंसिपल, कितने हैं? 4। हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रिलायजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। कितने होते हैं? 4। हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रिलायजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि वैल्यूएशन प्रिंसिपल आपके जैसे 4 ऑप्शन देगा तो उसमें से एक नहीं दिया रहेगा और 3 दिया रहेगा, तब आपका क्वेश्चन क्या होगा, इसमें से कौन सा वैल्यूएशन प्रिंसिपल नहीं है? वहां नॉट लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? नॉट। इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे आपको तो लगेगा कि हाँ ये सही है, बट वही नॉट लगा रहेगा, आप नॉट को नहीं देखते हो तो आपका पूरा पूरा आंसर उल्टा हो जाता है। फिर आप कहते हो, आप झगड़ा करते हो कि मेरा तो सही था बट नॉट की वजह से आंसर गलत हो जाता है। तो आप उसमें तो आप तो पढ़े रहोगे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रिलायजेबल वैल्यू तो है, तो मैंने उसमें से किसी को एक पे टिक कर दिया, लेकिन आपने नॉट को नहीं देखा तो जो आपका चौथा ऑप्शन दिया रहेगा वो नहीं था। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या होता है? जो भी होगा हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब होगा कि जैसे मैंने आज कोई चीज 10,000 खरीदा और उसका कल उसका वैल्यू हो जाता है 12,000, बट उसको रिकॉर्ड करेंगे 10,000 पे ही। करेंट कॉस्ट में कितना होता है? उसमें करंट में उसका क्या प्राइस चल रहा है। रिलायजेबल वैल्यू अगर इसको हम बेचते हैं तो कितने का मिलता है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी डेटा करके हम 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर बेचते हैं तो उसका क्या प्राइस होगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था बट यह था, आपको इसके लिए मैंने इसका नाम बता दिया। इसको अंदर बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आइए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द वैल्यूएशन प्रिंसिपल एक्सेप्ट। अब देखिए यही आ गया सिंपल, जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द वैल्यूएशन प्रिंसिपल एक्सेप्ट, कह रहा है कि कौन वैल्यूएशन प्रिंसिपल है। एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़कर। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू है, रिलायजेबल वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू नहीं है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? सी। अब कह रहा है बुक वैल्यू मशीनरी है 31 मार्च 2011 को 10 लाख और 31 मार्च 2011 को उसका है 11, मार्केट वैल्यू है 11 लाख। तो अब कह रहा है कि हम रिकॉर्ड करते हैं 11 लाख पे, तो कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, रिलायजेबल वैल्यू की आज बेचने पर इसको यह मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका रिलायजेबल वैल्यू होगा। और इधर ये आपका क्वेश्चन है करेंट कॉस्ट ऑफ द मशीनरी क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीनरी क्या होगा। तो इसको हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है तो आपको नोट्स दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेज देना, आपको बता देंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बस आप जो पिछला टॉपिक हम बताए हैं उसमें आपको इतना उस चारों का नाम याद रखना है बस। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में आपका बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर में आपका जर्नल एंट्री, कैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग कॉमर्स की स्टूडेंट हो और आपको जर्नल ना आए ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट होता है तो उसको अकाउंटिंग आना जरूरी होता है। और अकाउंटिंग में अगर उसको जर्नल लेजर आ रहा है तो उसको कोई भी अकाउंटिंग का चैप्टर अगर वो पढ़ेगा तो उसको सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि आप देख लोगे कि अगर के अकाउंटिंग में मान लीजिए 100 चैप्टर होंगे, एजम्पशन बेसिस में मान लेते हैं कि अगर 100 चैप्टर होंगे तो हम आपको बताते हैं 90 चैप्टर जिसको जर्नल लेजर आ रहा है उसको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम में आपको जर्नल लेजर ही पास करने होते हैं। तो अब कह रहा है कि कोई भी हम जर्नल करने से पहले, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे आप
आप कोई बीकॉम करने जा रहा है, कोई एमकॉम करने जा रहा है, तो आप बीकॉम करने से पहले कहाँ कहाँ पढ़े होगे? कोई क्लास 1 2 3 1 से स्टार्ट किया होगा, कोई यूकेजी एलकेजी ऐसे स्टार्ट किया होगा तो उनके बहुत उसके पहले बहुत सारे चीजें करना होता है। जैसे आप बीएचयू से बीकॉम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बीकॉम करने आ गए, उसके पहले भी आपने पढ़ाई करके आया है। तो उसी तरीके से जब हम जर्नल एंट्री करने करेंगे, तो डायरेक्टली हम जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, उसके पहले बहुत हमको प्रोसीजर पूरा करना होता है, उसके बाद जर्नल एंट्री पे आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर होते हैं जर्नल एंट्री करने से पहले। तो जर्नल एंट्री करने से पहले हमको क्या करना होता है कि आपका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, आप पहले नाम देख लीजिए, फिर एक एक करके पढ़ाएंगे। तो प्रोसेस में आपको क्या होगा, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। अब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या होगा, अब इसके अंदर हम बहुत ज्यादा टाइम ले जाएंगे, बस ऐसे आप नाम जान लो। जो बाउचर हम बनाते हैं, जो एविडेंस होते हैं, सिंपल सी बात है, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए जो मेरे पास कुछ भी एविडेंस है जो साक्ष्य के रूप में है, उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट बोलेंगे। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में आप अगर नहीं समझ में आता है तो आप 11th का बुक उठाओगे, डीके गोयल सर का, उसमें आपको सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में उसके अंदर कौन कौन से आते हैं वो टोटल आपको वहां पे मिल जाएगा कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें आता है। जैसे आपका वाउचर आ जाएगा, कैश मेमो आ जाएगा, क्रेडिट नोट आ जाएगा, डेबिट नोट आ जाएगा, और आपका इनवॉइस बिल आ जाएगा। ये सब सारे क्या होते हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। इनसे ही हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद मेरा सेकेंड क्या होता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री में उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर थर्ड आता है आपका लेजर बनाते हैं, चौथा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और आपका पांचवा फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में आपके दो होते हैं, एक अकाउंट होता है और एक स्टेटमेंट होता है। जैसे अकाउंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, और बैलेंस शीट क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। और इधर ट्रायल बैलेंस आपका क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है आपका, स्टेटमेंट एक विवरण होता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो आइए देखते हैं, पढ़ लेते हैं, एक एक लाइन का है। तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, रिप्रेजेंट ऑल डॉक्यूमेंट इन बिजनेस विच कंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड एक्ट एज एविडेंस, एविडेंस मतलब साक्ष्य के रूप में, ऑफ द ट्रांजेक्शन विच हैव टेकन प्लेस। कह रहा है कि कोई ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे हम जर्नल एंट्री करेंगे, वो हमारे लिए क्या होता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट क्या है आपका प्रोसीजर, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब ओरिजिनल एंट्री हम कैसे करते हैं, दिस आर द बुक्स विच आर द यूज इन द रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्स्ट टाइम, मतलब कि ओरिजिनल मतलब जो हम पहली बार मेन एंट्री करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बुक्स है आपके, तो कुछ मेमोरेंडम बुक्स पहले हम तो मेंटेन करते हैं, सिंपल सी बात है, सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह पे हम लिख लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बुक बोलते हैं। उसके बाद ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब ओरिजिनल एंट्री में हम रिकॉर्ड करेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम को हम फॉलो करेंगे। अब ध्यान रखना, डबल एंट्री सिस्टम क्या होते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होते हैं, जहां पे हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और दूसरा क्रेडिट, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को किसने प्रोपाउंड किया था, लुकास पेसियोली ने। किस ईयर में किया था, 1494 में, 1494 में। अब लुकास पेसियोली रहने वाले कहाँ के थे, इटली के वेनिस नगर में। अब इतना जो मैंने नाम लिया, इटली के वेनिस नगर, 1494, लुकास पेसियोली, डबल एंट्री सिस्टम, उन्होंने जो बुक लिखा था डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरीज, उसी में डबल एंट्री सिस्टम का रूल्स लिखा था। जो बुक थी उनकी डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरीज, वह मैथ की बुक थी। तो अब ये जो मैंने बोला अभी 10-15 सेकंड पहले का अभी तक का, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये साल नहीं तो एक साल करके ऐसे आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा। जैसे परचेज बुक, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये आपके क्या होते हैं, ओरिजिनल एंट्री होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, लेजर। अब जर्नल से ट्रांजेक्शन को, एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक प्लेस पे लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर। जैसे राम से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक प्लेस पे, मोहन से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह से, मशीनरी से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक प्लेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। अब जर्नल से लेजर में जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने के डेटा को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। अब लेजर अकाउंट क्या होता है, दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। अब ये कौन सा एक है, डबल एंट्री सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फॉर द पीरियड, देयर आर द अकाउंट वेयर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड। जहाँ पे आपका कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस सारे ट्रांजेक्शन एक प्लेस, मतलब एक पर्टिकुलर एसेट्स,
मतलब पर्टिकुलर, यहाँ पे इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि पर्टिकुलर मतलब एक से एसेट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक प्लेस पे, लाइबिलिटीज के सारे ट्रांजेक्शन एक पे, कैपिटल के सारे ट्रांजेक्शन एक पे, इनकम के जितने भी सारे ट्रांजेक्शन होंगे अपने एक जगह पे लिखे जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। लेजर के बाद हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है। कंटेन द टोटल फ्रॉम द वेरियस लेजर अकाउंट इन द एक्ट प्रिलिमिनरी चेक, मतलब जो प्राइमरी चेक होता है ऑन द अकाउंट बिफोर प्रोड्यूसिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले जो हम उसको चेक कर लेते हैं कि मैंने जो जर्नल लेजर बनाया हुआ सही है कि नहीं सही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। अब ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। अब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन को हम छोड़ दिए होते हैं, जिसको हम एरर के नाम से जानते हैं। अब एरर दो टाइप्स के होते हैं। ऐसे एरर जो कि हम करते हैं तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय पता चल जाते हैं। ऐसे एरर जो हुए होते हैं और ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो पता नहीं चलते हैं, वो दोनों एरर हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। देखो सबसे पहले क्या बनाते हैं, ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में बनाते हैं तो हम परफॉर्मेंस देखते हैं और उसका पोजीशन देखते हैं। क्या देखते हैं, परफॉर्मेंस। प्रॉफिट से हमारा परफॉर्मेंस पता चलता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, उसका पोजीशन पता चलता है। अब आगे देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो double entry system of bookkeeping has emerged in the process of the evaluation of the various accounting technique. According to it, every transaction है टू फोल्ड। मैंने बताया ना, हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। अब आगे बता रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब देखना, डेबिट शब्द डेबिटम से बना है और क्रेडिट शब्द लैटिन भाषा के क्रेडिट क्रेडिटर से बना है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में आपका देखो, जब सिंपल से आप पढ़ोगे कि अकाउंटिंग प्रैक्टिकल के फॉर्म से देखोगे तो आपको तीन अकाउंट मिलेंगे ना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और बिहेवियर के हिसाब से देखोगे तो दो मिलेगा, फिर दो दूसरे वाले में दो हो जाते हैं, रियल और नॉमिनल, इसलिए टोटल मिला के तीन ही है अकाउंटिंग। तो आइए हम देखते हैं कि जब भी आप थियोरेटिकल फॉर्म में जब लिखा करोगे तो ऐसे लिखोगे ना, अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, दो, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, A/C का पूरा नाम क्या होता है। A/C का पूरा नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे ना कि A/C का पूरा नाम क्या होता है, ठीक। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट रिलेट टू पर्सन्स, ट्रेड रिसेबल, ट्रेड पेबल्स, एग्जाम्पल वुड बी द अमाउंट अकाउंट ऑफ राम एंड कंपनी, क्रेडिट कस्टमर, और अकाउंट ऑफ द झावरी एंड कंपनी। मतलब क्या पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट को क्लासिफाई किया गया है जैसे पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में तीन होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल में दो होते हैं, रियल और नॉमिनल। और रियल में दो होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो आइए देखते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में पहला है नेचुरल, सॉरी, पर्सनल अकाउंट में पहला है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सनल जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल पर्सनल, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो लीगल रूप से पर्सन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। जैसे अगर हम कोई कंपनी स्टेब्लिश कर देते हैं, बैंक ओपन कर देते हैं, तो बैंक, कंपनी सब किसको एक लीगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे आपका गवर्नमेंट, कंपनीज, क्लब, कोऑपरेटिव, ये सब क्या होते हैं, आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब होते हैं जो कोई किसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर के आप कहीं पर जाते हो किसी दूसरे के बिहाफ पे, तो आप उसका नाम रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए इंडिया गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर करके किसी कंट्री में जाते हैं, जैसे मान लीजिए इस समय मोदी जी हैं, मोदी जी कहीं पर जाते हैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब उसी तरीके से देयर आर द नॉट इन द नेम ऑफ द एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन बट रिप्रेजेंट द पर्सनल अकाउंट। अब जैसे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, अब जैसे मान लो कोई काम कर लिया, उसको पैसा देना बाकी है, तो वह रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि हमको ये पैसा देना है। फिर आपका प्रीपेड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। कैपिटल बिजनेसमैन का नाम होता है, ड्राइंग बिजनेसमैन का नाम होता है। जब वो पैसा लगाता है तो कैपिटल, पैसा निकालता है तो ड्राइंग बोलते हैं।
तो बिजनेसमैन अपना नाम नहीं लिखता है, अपने नाम की जगह जब लगाएगा तो कैपिटल लिखेगा और निकालेगा तो ड्राइंग। तो अब बिजनेसमैन का रिप्रेजेंट करता है कैपिटल और ड्राइंग। नेक्स्ट आपका इम्पर्सनल में आता है आपका रियल। रियल आपका जो एसेट से रिलेटेड होते हैं, ठीक, एसेट बट जो डेप्ट नहीं होते हैं, जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, ये सब आपके कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन और ये सब सारे आपके क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, वेजेज ये सब। अब गोल्डन रूल बता रहा है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, सभी खर्चे डेबिट किए जाएंगे और सभी इनकम क्रेडिट किए जाएंगे। अब कह रहा है कि जर्नल, अब ध्यान रखना जर्नल एक फ्रांसीसी वर्ड है जॉर। जर्नल क्या है, एक फ्रांसीसी वर्ड है जॉर, उससे बना है, जिसका मतलब होता है डे। जॉर का मतलब क्या होता है, डे। तो मतलब नल मतलब रिकॉर्ड करना, मतलब डेली बेसिस पे जो रिकॉर्ड डेटा होता है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे उसको हम जर्नल बोलते हैं। अब ट्रांजेक्शन और इवेंट आप पहले ही जानते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, इवेंट होते हैं क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी हम सेल परचेज करते हैं वहाँ मेरा क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। मतलब जहाँ पे हम कोई भी इकोनॉमिक वेरिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और इवेंट क्या होता है, ट्रांजेक्शन के रिजल्ट को हम इवेंट बोलते हैं। जैसे कि हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसका जो रिजल्ट निकलेगा प्रॉफिट, वो इवेंट होता है। सेल परचेज करते हैं, स्टॉक बच गया, वो क्या होता है, इवेंट होता है। तो आपका ट्रांजेक्शन और इवेंट ये दोनों डिफरेंस है। और अकाउंटिंग क्या होता है, बिजनेस का लैंग्वेज होता है। इसी को मैं जो पहले अमन सर पढ़ा चुके उसको मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ बीच बीच में। तो ट्रांजेक्शन आर द फर्स्ट इंटर इन द बुक टू शो विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड and which the credited. Journal is also called subsidiary book. Recording of the transaction is journal. टर्म एज द जर्नलाइंग एंट्री। देखो सिंपल सी बात कह रहा है कि जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन होते हैं उसको जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं, जो कि क्रेडिट और डेबिट दो होते हैं। अब जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, 5। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन, एक डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का, तीसरा लेजर फोलियो, चौथा डेबिट और पांचवा क्रेडिट का। तो जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। अब आगे कुछ आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि ये कौन कौन से अकाउंट हैं। जैसे मशीनरी आपका कौन से अकाउंट है, रियल। कैपिटल पर्सनल अकाउंट। स्टॉक क्या है, रियल है। बैड डेब्ट्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट। गुडविल क्या है, रियल। सेल्स नॉमिनल, ड्राइंग पर्सनल और सैलरी नॉमिनल। अब देखो जो यहाँ पे सेल्स है, जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ के आए हैं वो थोड़ा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वो परचेज और सेल्स उनको नॉमिनल अकाउंट बता दिया जाता है। बट परचेज और सेल, सॉरी, परचेज और सेल्स को वहाँ पे रियल अकाउंट बताया जाता है। बट परचेज और सेल्स को क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जो उसका स्टॉक बचता है वो रियल होता है, बट जब हम सेल करते हैं तो इनकम माना जाता है और परचेज करते हैं तो एक्सपेंसिव माना जाता है, इसलिए क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ड्राइंग आपका क्या है, पर्सनल होता है। सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट। अब ध्यान रखना, जहाँ पे आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं जैसे सैलरी, वेजेज, रेंट, कमीशन, उनके आगे अगर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग लग जाता है तो नॉमिनल से क्या हो जाते हैं, पर्सनल हो जाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि नॉमिनल अकाउंट के आगे आपका प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग या एक्रूड ये सब वर्ड लग जाते हैं तो नॉमिनल से पर्सनल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपका सैलरी कौन से अकाउंट है, नॉमिनल, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल हो जाएगा। इंश्योरेंस क्या है, नॉमिनल, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसिप्ट क्या है, नॉमिनल। कैश क्या है, रियल। बैंक आपका, बैंक अगर कैश के फॉर्म में होगा तो रियल अकाउंट ट्रीट किया जाएगा। बैंक अगर रिप्रेजेंट करेगा मतलब एक लीगल फॉर्म में तो वहां पे पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है। ट्रेडमार्क आपका क्या है, रियल है। डेटर क्या है आपका, पर्सनल है। क्रेडिटर आपके क्या होते हैं, पर्सनल होते हैं। कमीशन रिसीव करेंगे पैसा आएगा, नॉमिनल है। और एक्रूड कमीशन आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल। कमीशन रिसीव इन एडवांस क्या हो जाएगा, पर्सनल। अब कमीशन ओनली रिसीव करते हैं तो नॉमिनल, एडवांस में या फिर प्रीपेड में सब रहेगा तो आपका, सॉरी, ओनली रिसीव करेंगे तो नॉमिनल, एडवांस और ये सब एक्रूड में रहेगा तो पर्सनल हो जाएगा। कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। टाटा स्टील कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। श्री राम कॉलेज कॉमर्स क्या है, पर्सनल अकाउंट है। कमीशन पेड करेंगे, नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन रिसीव है आपका, नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन अप्रूव्ड है आपका, पर्सनल। सैलरी
प्रीपेड सैलरी है आपका पर्सनल, सैलरी रहेगा तो नॉमिनल, प्रीपेड सैलरी रहेगा तो पर्सनल। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है तो क्या हो जाएगा रियल अकाउंट। डिस्काउंट है, अलाउ मतलब देना, तो नॉमिनल। रिसीव करेंगे तो इनकम, पेड करेंगे तो एक्सपेंसेस, सॉरी, रिसीव करेंगे इनकम, पेड करेंगे एक्सपेंसेस, तो आपका क्या हो जाएगा वो नॉमिनल अकाउंट ही रहेगा। कैरिज इनवर्ड आपका खर्चा है नॉमिनल, एलआईसी एक कंपनी है तो पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग आपका पर्सनल हो जाएगा। रेंट रिसीव इन एडवांस से पर्सनल रहेगा, रेंट पेड इन एडवांस पर्सनल होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपका रहा टॉपिक। और इसके बाद हम लोग आगे आगे देखते हैं। बहुत सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उस एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। लिखा है द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू। अब देखो जब हम रेंट पेड करते हैं, देखो अगर आपको जनरल आएगा तो एंट्री आपको तो बच्चों को जनरल एंट्री तो आता है, बट क्वेश्चन क्या पूछ दिया नहीं समझ में आता है। अब पूछा ना रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू, रेंट पेड करते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, सिंपल सी बात है। आप एंट्री क्या करोगे, रेंट डेबिट, पैसा आपके यहाँ से जाएगा टू कैश ना, तो किसको क्रेडिट हम कर रहे हैं, कैश को। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा सी, कैश अकाउंट। इन केस ऑफ डेप्ट बिकमिंग बैड, अब कह रहा है कि कोई भी डेप्ट अगर के बैड हो जाता है, द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, तब हम किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे कोई मिस्टर राम है, राम को मैंने 10,000 रुपए का गुड्स बेचा था उधारी, अब वो क्या करते हो पैसा नहीं देंगे, तो मेरा क्या होगा, पैसा डूब गया, मेरे लिए तो लॉस है, बट राम के लिए क्या है प्रॉफिट है ना, तो उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ट्रेड रिसीवल मतलब डेटर, ट्रेड रिसीवल मतलब डेटर, तो यहाँ पर किसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, जो डेटर होगा वह फायदे में चला जाएगा, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो ट्रेड रिसीवल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, विच अकाउंट इज द ओल्ड वन आउट। अब कह रहा है इसमें से कौन सा अलग है, ये तो बहुत सिंपल, जैसे ऑफिस फर्नीचर आपका फिक्स एसेट्स है, फ्री होल्ड फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री आपका क्या है करेंट, प्लांट क्या है फिक्स एसेट्स है। इसमें से अलग क्या है इन्वेंट्री। द डेप्ट रिटर्न ऑफ एज बैड, द डेप्ट देखो आगे आंसर दिया हुआ, अगर किसी के पास पीडीएफ होगा जब वो देखेगा तो आंसर को नहीं देखेगा, जब हम सॉल्व कराएंगे तो उसको आंसर को अब क्या करना ढक लेना। द डेप्ट रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड, कह रहा है कि कोई डेप्ट था उसको मैंने बैड मान लिया था, बैड डेप्ट मान के उसको राइट अप कर दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दिया था। अब वो बैड मतलब वो पैसा मिल जाता है, जैसे मिस्टर राम को मैंने 5,000 दिया था और मैंने सोचा कि 1 साल हो गए 2 साल हो गए पैसा नहीं दे रहा है, उसके अकाउंट को हम बैड डेप्ट मान के क्या करते हैं राइट अप कर लेते हैं। बट उसके पास किसी तरीके से वो ईमानदार था, उसके पास पैसा था नहीं, वो दे नहीं पा रहा था, तो बट हमारे मन में थिंकिंग क्या आ गया कि वो पैसा मैंने नहीं दिया, इसके अकाउंट को हम क्या करते हैं राइट अप कर लेते हैं बैड डेप्ट मान के। बट वो पैसा जब देगा तो हमारे यहाँ क्या होगा एंट्री, पैसा आएगा मेरे यहाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा किसके रूप में, टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, क्या लिखोगे टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। अब देखो आपको एंट्री तो आ गया, पूछा क्या है, तो जो रिकवर्ड करेंगे तो आपका क्या होगा, अब वही पूछा है कि करेंगे क्या, क्रेडिटेड टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, ये आपका आंसर सही है। क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवल ये गलत है, डेब्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस ये गलत है, नॉन ऑफ दीज ये गलत है, तो आंसर आपका क्या होगा पहला, क्रेडिटेड टू बैड डेप्ट। नेक्स्ट है आपका क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अंडर द प्रीपेड सैलरी अकाउंट। अरे सॉरी, अब कह रहा है कि इसमें आपको क्लासिफाई करना है, अलग अलग करना है कि प्रीपेड सैलरी कौन सा अकाउंट है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे आपका प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्रूड एंड एक्रूड अवार्ड लग जाएंगे तो नॉमिनल से क्या बन जाते हैं पर्सनल। तो प्रीपेड सैलरी आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पेटेंट कौन सा अकाउंट है, पेटेंट मतलब आपका क्या होता है इंटेंजिबल एसेट्स, तो इंटेंजिबल मतलब एसेट्स मतलब रियल। नेक्स्ट है आपको क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अंडर। अब कह रहा है कि सैलरी क्या है, आगे पूछ रहा है कि सैलरी क्या है, कि एक रेवेन्यू इनकम है कि एक्सपेंसेज है कि एसेट्स है कि लाइबिलिटीज है। सैलरी जाहिर सी बात है कि हम पेड करते हैं, तो मेरा क्या होता है खर्चा, तो बी सही होगा। इक्विपमेंट क्या है, इक्विपमेंट एक मेरा एसेट्स होता है, सी सही होगा। मेंबरशिप फी अर्न, अब देखिए कह रहा है कि मेंबरशिप फीस जो हम लेते हैं वो मेरे लिए क्या होता है, तो मेंबरशिप फीस, अब देखो जब आप एनपीओ चैप्टर है उसमें पढ़ोगे जब आप नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे मेंबरशिप फीस को दो तरीके से दिया गया है। अगर मेंबरशिप फीस एनुअल बेसिस पे दिया गया है, मेंबरशिप फीस क्या है एनुअल बेसिस पे दिया है तो उसको रेवेन्यू मानते हैं। और पूरा एक साथ का पूरे 10 साल 15 साल जब तक वो रहेगा तो पूरा एक साथ दे दिया है, मतलब लमसम अमाउंट पेड कर दिया है, तो लमसम को हम क्या बोलते हैं कैपिटल नेचर को उसको बोलते हैं, मतलब
वो क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे मेंबरशिप फीस को बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे मेंबरशिप फीस क्या हो जाएगा आपका, रेवेन्यू नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका कि अकाउंट रिसीवेबल क्या क्या है, अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल आपका क्या हो जाएगा कि अकाउंट रिसीवेबल मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसा अकाउंट जिससे हमको पैसा मिलने वाला है, तो जो भी पैसा मिलने वाला है वो मेरा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक आपको लेजर से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करते रहो, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप हम कोशिश करो कमेंट सेक्शन में। आप देखो आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आपसे एक शिकायत है आप लोग ना तो लाइक करते हो ना तो कमेंट करते हो, जिससे हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कम से कम आप लोग लाइक तो कर दिया करो, कमेंट नहीं तो कम से कम लाइक कर दिया करो, ठीक है। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप चाहते हैं कि अमन सर भी और अच्छी मेहनत करके हमको और बहुत सारे सर के यहाँ पे लाए और आपको नोट्स दे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।